छत्तीसगढ़ की खबरों में सबसे पहले कोरोना की बात करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों से चर्चा कर कई अहम फैसले लिए गए। लॉकडाउन लगाने पर कोई फैसला नहीं हुआ। प्रदेश में कोरोना और अन्य बीमारी से हुई मौत को अलग अलग बताया जाएगा। अब अस्पतालों में बेड की सार्वजनिक की जाएगी जानकारी। साथ ही कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर दिन में 2 बार निरीक्षण करेंगे। फैसला लिया गया कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वालों को भी दवाइयां दी जाएंगी। साथ ही लगातार आंगनबाड़ी केंद्र खोलने को लेकर भी रोडमैप तैयार किया जा रहा है। अब कलेक्टर इस पर फैसला लेंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की बाध्यता नहीं है। डेली इस बात की भी जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराई जाएगी डेली प्रेस बुलेटिन में कि कितने बिस्तर किस अस्पताल में खाली हैं, और सरकारी तौर पे जो हमारे डॉक्टर हैं वो निशुल्क अपनी सलाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फोन से उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी इसके फैलाव को रोकने के लिए एहतियात बरतने की बात हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई मसलों पर बातचीत हुई। सबसे अहम है कोरोना के बढ़ते आंकड़े पर लगाम कैसे लगाना है, और ये चुनौती सरकार के लिए और स्वास्थ्य विभाग दोनों के लिए बना हुआ है। इस चुनौती के बीच ये फैसला किस तरह से लिया जाए कि जो मौत हो रही है अब उसकी अलग अलग रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर इस समय हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, इसे क्या समझा जाए? सरकार क्या जो लगातार आंकड़े हम देख रहे हैं हफ्ते भर से बढ़ते ही जा रहे हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए या फिर इनको छिपाने के लिए ऐसा कर रही है? जी मृदुल, देखिए ये फैसला क्यों लिया गया है और अलग अलग रिपोर्ट क्यों तैयार की जा रही है, इसके पीछे सरकार की तरफ से कोई ठोस तर्क नहीं आया है। कोरोना को लेकर जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये सामान्य तौर पर कहा जाता है कि अगर किसी मरीज को पहले से कोई गंभीर बीमारी है और बाद में वो कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसके कोरोना से बच पाने के जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है और मौत की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। ये हर केस में होता है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह तय किया है कि कोरोना से होने वाली मौतों में 2 अलग अलग श्रेणियां बनाई जाएंगी। इनमें पहली श्रेणी उन मौतों की होगी जिसमें विशुद्ध तौर पर कोरोना से किसी शख्स की मृत्यु हुई है। वहीं दूसरी जो श्रेणी रहेगी उसमें यह बताया जाएगा कि कोरोना के अलावा अगर शख्स पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहा है तो उसकी मौत उस गंभीर बीमारी की वजह से हुई है। कुछ महीनों पहले इसे लेकर समिति भी बनाई गई थी जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस समिति की अब तक एक बैठक हो चुकी है और इस बैठक में ये तय किया गया कि प्रदेश भर से जो आंकड़े आएंगे जिनमें खास तौर से कोरोना से होने वाली मौतों के जो मामले आएंगे उन मामलों का अध्ययन ये समिति करेगी और अध्ययन के बाद ये तय किया जाएगा। कारण के पीछे अगर हम जाएं तो भले ही सरकार कोई ठोस कारण ना दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर मंशा लगती है सरकार की कि आंकड़ों को नियंत्रित दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जो रिपोर्ट आई, जो आंकड़े आए, उसमें छत्तीसगढ़ रिकवरी रेट के मामले में कई राज्यों से पीछे था। बिहार और दिल्ली जैसे राज्य जो कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से हैं, उनसे भी पीछे छत्तीसगढ़ चल रहा था और रिकवरी रेट लगातार छत्तीसगढ़ की कम होती जा रही है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मौत को लेकर जो अलग से व्यवस्था की गई है उसका एक यही कारण समझ में आता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो आंकड़े बिल्कुल रजनी, ये बहुत अहम हो जाता है कि आखिर इस फैसले के जरिए सरकार क्या दर्शाना और बताना चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इसी खास मुद्दे पर आज रात 8:30 बजे आपकी आवाज में बहस भी करेंगे। वहीं रायपुर में कोरोना सैंपल देने के दौरान अब गलत जानकारी देना भारी पड़ सकता है। कलेक्टर ने आदेश दिए कि जो लोग गलत मोबाइल नंबर या गलत पता लिखवाएंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। कई लोग सैंपल देने के दौरान गलत जानकारी दे रहे थे। ऐसे में कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही थी और इस तरह से केस में मरीज को ट्रेस करना भी मुश्किल था।
जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा था। यही वजह है कि कलेक्टर ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने आदेश दिया कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की कोविड जांच करना बेहद जरूरी है। कांकेर में कोरोना के कहर को देखते हुए जिला मुख्यालय के ज्यादातर सरकारी दफ्तर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। दरअसल यहां कलेक्ट्रेट के 2 कर्मचारी, एसबीआई बैंक के 2 कर्मचारी, कांकेर कोतवाली थाना और जिला पंचायत के दफ्तर में कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एहतियात के तौर पर कलेक्ट्रेट ऑफिस, कोतवाली थाना, जिला पंचायत दफ्तर, जिला न्यायालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच को एहतियातन सील कर दिया गया है। राजनांदगांव के गठूला गांव में कोरोना संक्रमितों के लिए मुक्तिधाम बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। लोगों को इस बात का डर है कि पास में ही कोरोना शवों के अंतिम संस्कार से उनके बीच भी कोरोना फैल सकता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि गांव की जमीन पर पंचायत का अधिकार है। हमारी जमीन पर हमारी अनुमति के बिना इस तरह का काम नहीं किया जा सकता। इस दौरान नगर निगम आयुक्त और जनप्रतिनिधियों के बीच काफी बहस भी हुई। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर यहां मुक्तिधाम बनाया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। सीएसपी ने लोगों को भरोसा दिया कि वो इस संबंध में कलेक्टर से बात करेंगे। कोविड-19 के तहत जिन शवों का वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही एक नई जगह जहाँ पे कोविड-19 के तहत मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाना है उसका भी विरोध कर रहे थे। क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी, इसलिए गांव के सरपंच और सभी नागरिकों को समझाया गया कि भाई कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आप अपने घर जाइए। आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपकी जो भी बातें हैं उनको माननीय कलेक्टर महोदय के पास तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचा दिया जाएगा। बीजेपी नेताओं के बीच अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर और बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे के बीच चल रहा विवाद अब राजधानी रायपुर पहुंच गया है। ननकीराम कंवर ने घोषणा की कि अगर 7 सितंबर यानी कल तक देवेंद्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो सीएम आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे। बता दें, देवेंद्र पांडे पर बेटे संदीप कुंवर और को बंधक बनाने का आरोप है। संदीप कंवर को बंधक बनाने के आरोप के साथ ही देवेंद्र पांडे के बीच लेन देन का विवाद भी चल रहा था, जिसमें मारपीट हुई थी। मामले में दोनों पक्ष ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट होना शुरू हुआ तो कब एसपी के मन में बदला कि क्या बोलते हैं, उसने मेरा मोबाइल भी उठाना बंद कर दिया। भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरा मोबाइल नहीं उठा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अगर मना करता है किसी केस के लिए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और नहीं बोला है तो एसपी की गिनती है। कोरोना महामारी के दौर में भी छत्तीसगढ़ में शराब की जबरदस्त खपत हो रही है। शराबबंदी का वादा करने वाले छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान तेजी से शराब की डिमांड बढ़ गई और जनवरी से जुलाई तक 7 महीने में छत्तीसगढ़ के लोग 23 अरब 98 करोड़ 95 लाख रुपए की शराब गटक गए। आंकड़ों के मुताबिक शराब की सबसे ज्यादा खपत राजधानी रायपुर में हुई, जहां 7 महीने के दौरान 9 अरब 5 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। वहीं दुर्ग में 2 अरब 62 करोड़ रुपए और बिलासपुर में 2 अरब 28 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। छत्तीसगढ़ में शराब की खपत पर लॉकडाउन का भी बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। इसकी तस्दीक आंकड़ों से होती है। जनवरी 2020 से जुलाई 2020 यानी कि 7 महीने के बीच के जो आंकड़े हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जमकर इस दौरान लोगों ने शराब पिया है। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो अव्वल जिलों में रायपुर का शुमार नंबर 1 पे है, जहां पे 900 करोड़ से अधिक की शराब की बिक्री हुई है। वहीं पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो इन 7 महीनों में करीब 2400 करोड़ के आसपास की शराब की बिक्री हुई है। वो भी तब जब करीब 45 दिनों तक लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद थी। हालांकि आज रविवार है, रविवार की वजह से हम एक शराब दुकान के बाहर ही हैं, लेकिन रविवार की वजह से चूंकि आज रायपुर में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहता है शहरी क्षेत्र में, इसलिए ये शराब की दुकान बंद है। नहीं तो इस शराब के दुकान के बाहर भी लंबी लाइनें, मतलब बड़ी भीड़ लोगों की लगी रहती है।
कई दफा विपक्ष ने सवाल भी उठाया कि तब जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, शराब की दुकानों पर भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। लेकिन तमाम आरोपों और तर्कों को भी सरकार ने दरकिनार कर दिया। हालांकि ये जरूर है कि एक बड़े राजस्व की प्राप्ति शराब से होती है, इसलिए तब जबकि आर्थिक गतिविधियां बेहद धीमी हैं, वैसे में शराब से सरकार को बड़े राजस्व की प्राप्ति भी हुई है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब की बंपर खपत के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी ने जहां शराबबंदी का वादा याद दिलाते हुए कोरोना काल में शराब की खपत पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस का तर्क है कि भले ही 2400 करोड़ की शराब बिकी हो, लेकिन ये पहले से 10-15% कम है। ऐसे कोरोना काल में जहां लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, 2400 करोड़ रुपए की सरकार ने शराब बेच दी है। जब जब इस आंकड़े की बात होगी तब तब इस प्रदेश का सर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है कि शराब की खपत कैसे कम की जाए। इस दिशा में कमेटी बनाई गई, जन जागरण चलाया गया और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। बलरामपुर में 2 दिन पहले ही बीजेपी संगठन के जिला अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद अब विरोध हो रहा है। पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा ने आरोप लगाया कि संगठन की कमान बेईमान और गद्दारों को संगठन की कमान दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि अंबिकापुर में एक राष्ट्रीय नेता के घर पर बैठकर पदाधिकारी तय किए गए, लेकिन इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष है। सिद्धनाथ पैकरा ने कहा कि यहां पर चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो नतीजे बदलेंगे नहीं। जब से बलरामपुर जिला बना है तब से हम लोग बलरामपुर के 3 सीट हार रहे हैं। इसी वजह से हार रहे हैं कि हम लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, और लड़ मर रहे हैं उसमें भी बड़े नेताओं का ही मतलब हाथ है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का हाथ है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दुर्ग में मुख्यमंत्री के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दीपक नगर का रहने वाला आरोपी गुलशन बघेल खुद को सीएम बघेल का भतीजा बताकर महिला से ठगी कर रहा था। नौकरी लगवाने के नाम पर 50,000 रुपए ले लिए और 1.5 लाख रुपए नौकरी लगने के बाद लेने की बात कही थी। जब बात महिला के पति को पता चली तो आरोपी गुलशन सीएम का भतीजा नहीं है, उसने तुरंत ही पुलिस को बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। नौकरी लगाने के नाम से डिमांड की थी, 50,000 रुपए प्रारंभ में लिया था, 2 लाख रुपए बताया था। बकाया रकम नौकरी लगने के बाद उसने बोला था। वहां से पूछताछ की गई, कथन सत्य आने पे FIR किया गया, आरोपी को गिरफ्तार करके रिमांड पे भेज दिया गया। अब बात करेंगे खबर के असर की। जी मीडिया ने बलरामपुर के सीतारामपुर में राशन कार्ड की समस्या को लेकर खबर दिखाई। यहां 15 से 20 परिवारों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना था। ऐसे में गांव वालों को शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने जनपद पंचायत कर्मचारियों को गांव में कैंप लगाने का निर्देश दिया और ग्रामीणों के राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू हो पाई। राशन कार्ड बहुतों के पास नहीं है, तो सूचना के अनुसार कलेक्टर साहब कल मेरे को निर्देश दिए थे कि आज दल गठन करके सीतारामपुर राशन कार्ड बनाने के लिए भेजो। दल गठन करके मैं यहां से रवाना कर दिया हूं। छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ने वाला NH 343 इन दिनों खस्ता हाल है और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से गाड़ियां तो दूर, लोगों का चलना भी दूभर हो गया है। मजबूरी में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर सफर कर रहे हैं। ऐसे में आए दिन यहां दुर्घटनाएं भी होती हैं। खराब सड़क की वजह से 2 घंटे जो वक्त लगता था वो 4 घंटे लगता है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद कहा गया था कि जल्द ही NH 343 की मरम्मत कराई जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं कलेक्टर का कहना है बारिश की वजह से परेशानी आ रही है, सड़क अब बारिश खत्म होने के बाद ही बन पाएगी। NH के लिए मेरे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है NH, उनसे मेरी बात हुई है। इसमें ऑलरेडी बजट में इसका प्रावधान है, तो जैसे ही 15 या 20 अक्टूबर के बाद बारिश खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद रिपेयर का काम शुरू हो जाएगा। बस्तर के संपूर्ण विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए जगदलपुर में बैठक का आयोजन किया। बैठक में स्थानीय विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पर्यटन, कोरोना महामारी, NMDC स्टील प्लांट, नगर के विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई।
आयोजन के जरिए बस्तर के विकास के लिए एक नए सिरे से सुझाव और योजना के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। बस्तर के शिक्षाविद, पर्यटनविद, वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर बस्तर के विकास के लिए अपनी तैयारियां बताई। कार्यक्रम में बस्तर के नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण के मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा की गई। एक सामूहिक रूप से एक परिचर्चा, दलपत सागर, गंगा मुंडा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और फॉरेस्ट, लगभग सभी बिंदुओं को टच करते हुए आज इस मुद्दे पे चर्चा हुई। सभी महानुभावों ने बस्तर के विकास को लेकर एक सकारात्मक पहल सुझाव दिए और अपने अपने विचार रखे। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर हांदावाड़ा वाटरफॉल अपनी विशालता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से ये एक है। बारिश के दिनों में अपनी असीम सुंदरता बिखेर रहा है। इसकी गर्जना 4 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। तस्वीरें देखें आप, कितनी खूबसूरत हैं। 500 फीट की ऊंचाई से गिरते इस वाटरफॉल को अभी तक बहुत कम लोग ही नज़दीक से देख पाए हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं। ये जितना मनमोहक दिख रहा है, इस तक पहुँचने का रास्ता उतना ही कठिन है। जंगल है, पथरीली पहाड़ियाँ हैं और तो और नक्सली इलाका भी है।